सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पे ऊपर। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेज़ी ने पाकिस्तान की मईशत पर एक नया दबाव डाल दिया है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के साथ रूस की एक्सपोर्ट्स पाबंदियां और फिर सप्लाई में रुकावटों के बाइस खाम तेल की कीमतें फरवरी में तकरीबन $64-65 थी, जो बढ़कर मार्च में 35-40% इजाफे के साथ बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गई हैं। और फिर इसके असरात भी ज़ाहिर है पाकिस्तान जैसी मईशतों ने इस वक्त देखे हैं। अब इस तेज़ी के नतीजे में क्या कुछ हुआ है, ज़रा मुख्तसरन आपको हम ये आपके सामने रख देते हैं कि इस तेज़ी के नतीजे में जो सूरत हाल बनी है वो कुछ हौसला अफजा नहीं है। पाकिस्तान का सालाना इंपोर्ट बिल $8 से $9 बिलियन तक बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान जो अपनी तवानाई ज़रूरियात का 80% से ज़ायद इंपोर्ट करता है, इस शौक से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। अब अंदाजे ये भी हैं कि हर $5 से $10 के इजाफे से इंपोर्ट बिल में $1.8 से $2 बिलियन का इजाफा होता है। और इस सूरत हाल में तेल की मौजूदा सतह न सिर्फ करंट अकाउंट बल्कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर भी शदीद दबाव डाल रही है। हुकूमत ने अब तक 125 अरब रुपए की सब्सिडी देकर पेट्रोलियम कीमतों को किसी हद तक काबू में रखा है, जबकि ओवरऑल रिलीफ 158 रुपए तक पहुंच चुका है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म के लिए काबिल अमल नहीं है। वफाक ने सूबों से 200 अरब रुपए के माली ताउन की दरखास्त की है, मगर इस पर इत्तेफाक राय होता है या नहीं, अब ज़ाहिर है ये भी एक बड़ा सवाल है। इन्फ्लेशन पर भी इसके वाज़ेह असरात सामने आ रहे हैं। मार्च 2026 में महंगाई की शरह 7.6% तक पहुंच चुकी है, जबकि आइंदा महीनों में ये इम्कान है कि 8 से 9% तक भी जा सकती है। सिर्फ फ्यूल की कीमतों में इजाफे से महंगाई में 0.7 से 1% बराह रास्त इजाफा हो चुका है। अगर कीमतें इसी सतह पर बरकरार रहीं तो महंगाई 12% तक भी जा सकती है। फिर इस लिहाज से इकोनॉमिक ग्रोथ भी खतरे में है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर तेल की कीमतें $100 से ज़्यादा पर बरकरार रहती हैं कुछ अरसे तक, तो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ में 1 से 1.5% की कमी हो सकती है, जो तकरीबन $12 से $14 बिलियन के माशी नुकसान के बराबर है। अब पॉलिसी सतह पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। इनमें मोटरसाइकिल और रिक्शों के लिए टारगेटेड सब्सिडी के साथ साथ बड़े गाड़ी मालकान पर कीमतों का बोझ मुंतकिल करना और फिर फ्यूल रैशनिंग के अलावा एक्सचेंज रेट में ग्रेजुअल एडजस्टमेंट शामिल हैं। एक डिजिटल सब्सिडी निज़ाम भी तजवीज़ किया जा रहा है, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ जो कंज्यूमर्स हैं उनको डायरेक्ट रिलीफ दिया जा सके। अब ये सब कैसे मुमकिन हो सकेगा और जो प्रेशर इस इकॉनमी पर है इसको कैसे रिलीज़ किया जा सकता है, इस सूरत हाल को गुजारना कैसे बेहतर तरीके से, इस पर हम बात करेंगे। खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये पूरा एक महीना गुजर चुका है और सूरत हाल मुसलसल ख़राबी की तरफ जा रही है। अब आगे क्या फोर्सी कर रहे हैं आप? ये सिचुएशन अगर प्रोलॉन्ग करती है तो पाकिस्तान के जो इस वक्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कितने ख़तरे में आ जाएंगे? तो सबसे पहली बात जो है ना, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज को आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा, उसके आपने कुछ इफेक्ट्स बयान किए। डिमांड और कंजर्वेशन ये उनकी बेस्ट स्ट्रैटेजी है, बिकॉज ये दोनों चीज़ें उनके हाथ में। तो हमें शुरू आज की गुफ्तगू जो है वो इस चीज़ से करनी चाहिए। अब इस पे हमें बहुत बात करनी चाहिए, बिकॉज इट स्टिल रिमेन्स टू बी एन, जिसे कहते हैं ना, एन अंडररेटेड एरिया इन पाकिस्तान, कि हम इन दो चीज़ों की बजाय सप्लाई को ज़्यादा इंश्योर करने को और उसकी कम्युनिकेशन करने को ज़्यादा कंफर्ट दे रहे हैं, बल्कि लोगों का बिहेवियर डिमांड मैनेजमेंट से, वर्क मोबिलिटी से, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी से शायद उतना तब्दील नहीं कर रहे। ज़रा तो खुल के बात कर लें। देखिए, डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ना, बिकॉज आपकी 18-19 अरब डॉलर की एनर्जी इंपोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर तो ये $65 पे हमने बनाया था अपना बजट और करंट अकाउंट, अगर ये 4 महीने में भी बिल्ड कर जाता है और ये कहीं एवरेज करता है 85 या 90 या 100, मैं कह नहीं सकता, बिकॉज इस वक्त तो उससे भी ज़्यादा एवरेज कर रहा होगा, तो मतलब करंट अकाउंट हिल जाएगा। मतलब 2-1 अरब डॉलर का, जिसे कहते हैं, इस मालियाती साल में फ़र्क पड़ सकता है। एक्सचेंज रेट चैनल, बिकॉज ये PKR पे प्रेशर डालता है, इसमें एक पॉजिटिव हुआ है, वो ये है कि LNG का जो फोर्स मजोर हुआ है ना, तो वो जो 9 से 10 कार्गो निकले हैं, तो यू आर गोइंग टू सेव मनी देयर ऑल्सो। सो एक करंट अकाउंट को नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है पेट्रोलियम, और एक जो फोर्स मजोर से 10 कार्गो 9 कार्गो हम हर महीने लेते थे, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। सो देयर इज पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। सो ये एक, आई थिंक, चीज़ बहुत कम लोग देख रहे हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर जो सेकेंड राउंड इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। वो क्या है? हायर फ्रेट, हायर एनर्जी, इंडस्ट्रियल इनपुट कॉस्ट्स इंक्रीज, और ओवरऑल डिमांड जो जब है वो सबड्यू होती है। और अगर इन्फ्लेशन ओवरऑल ज़्यादा आती है तो जो 10.5% का रेट है
मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो लास्ट इजलास हुआ था, ठीक है, उसमें 2 मेंबर्स ने ये कहा था कि हमें पॉलिसी रेट 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा देना चाहिए, और अभी तो बिल्कुल शुरुआत थी ये सारी चीज़ की। सो अगर इन्फ्लेशन मार्च में 8% के करीब आती है, जो SPI है वो 8% है, जो 26 मार्च को हफ्ता बंद हुआ था। सो अगर CPI मार्च का जो है 8% के करीब आता है, क्योंकि केसेस में एनर्जी में और इलेक्ट्रिसिटी में ये दिखाई दे रहा है, तो फिर गैप बड़ा थोड़ा रह जाएगा। और अगर फॉरवर्ड लुकिंग मॉनेटरी पॉलिसी सोचे तो वो ये सोचे कि ये अगले माह में शायद ज्यादा हो स्टेज पे। एक जो हम दूसरी चीज कर रहे हैं वो हम प्राइस पास थ्रू नहीं कर रहे, तो हम जिसे कहते हैं ना सिग्नल नहीं कर रहे लोगों को, और लेते जा रहे हैं ये अपने पे। नाउ दैट्स नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन एज वेल। we don't want to subsidize petroleum products, we want to subsidize people। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है जिसकी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, which means direct subsidy, which means कि जो रियलिटी ऑफ प्राइस है उसका कुछ ना कुछ पास थ्रू हो जाए, और वल्नरेबल हाउस होल्ड्स को NSER नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री में 10 से 30 मिलियन जो हमारे जिसे कहते हैं ना हाउस होल्ड्स का डेटा है, आप उन तक पहुंचिए, आप रिक्शास पे पहुंचिए, आप 2 व्हीलर्स पे पहुंचिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडाइज कीजिए, आप 800 सीसी कार को कीजिए। ये सब काम हमने कोविड में करके देखे। ब्लैंकेट सब्सिडी इज नेवर अ गुड आइडिया, और डिमांड डिस्टॉर्शन हो जाती है, इससे डिमांड वहीं पे खड़ी रही है। स्कूल्स बंद किए, कमर्शियल एरियाज नहीं बंद किए, सो इस पे सोचिए। और पब्लिक फाइनेंस को प्रोटेक्ट करने का, बिकॉज आज भी जो नंबर आप FBR का भी देखेंगे, जो मार्च का नंबर है उसमें एक आपको स्लोनेस दिखाई देगी। ये है एक ओवरऑल तनाजुल। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक बैकलैश होता है, बिल्कुल होता है, बिकॉज इट्स ईजियर टू होल्ड प्राइसेस रादर देन टू पास थ्रू। बट व्हेन यू गो फॉर डायरेक्ट सब्सिडीज और 1800 सीसी सुपर जो डलता है बड़ी गाड़ियों में, जो बड़ी गाड़ियां हैं ना, करोला हो गई, सिविक्स हो गई, या इसमें जो यूज होता है वो भी वही सब्सिडी का इस पर शामिल है। सो इसको सोच लीजिए। फिर ये जो आपने जो लॉन्ग टर्म काम नहीं किए हैं उन पे अभी से काम कर लें। मैं तो इस पे बड़ा क्लियर हूँ। वो क्या काम है यार? ये कैसे हो सकता है कि हम इस वक्त कह रहे हैं 23 से 24 दिन के इस वक्त डीजल के ज़खायर हैं? ये ज़खायर भी नहीं है, ये तो जिस मतलब फ्रेमवर्क में तेल है ये वो है। ज़खायर तो होते हैं कि 254 दिन के ज़खायर थे जापान के पास, 142 डेज उसमें से गवर्नमेंट के ज़खायर थे, 70-80 दिन के इंडिया में थे। सो हमने नहीं बनाए। हम फ्रेट आज भी कैरी कर रहे हैं हाईवेज पे। दिस हैज बीन अ पॉलिसी दैट आई हैव ऑलवेज सेड आई डोंट लाइक। रेल पे फ्रेट कैरी होता है। हम आज भी जो कैरी करते हैं अपना फ्यूल, वो किस पे कैरी करते हैं? ट्रेलर्स पे। किस पे कैरी होता है? कैरी होता है पाकिस्तान के रेल लिंक्स पे। ये काम हमने नहीं किए। मतलब ये तो 3 काम मैंने बताए। फिर ईवी की ट्रांजिशन आई थिंक क्विकर हो जाएगी बिकॉज इतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर जो पाकिस्तान की इंडिजनाइजेशन, अगर सोलर ना होता और 25% ना होता आपकी पूरी इस वक्त की सप्लाई का, तो आप सोचिए कि कितनी मुश्किल आती। फ्यूल की डिमांड कितनी ज़्यादा होती। वो कमी क्यों हुई है? LNG की जो इनपुट है इनटू प्रोडक्शन कमी क्यों हुई है? बिकॉज हमने सोलर पे शिफ्ट किया। सो सोलर, विंड, हाइड्रोकार्बन्स एंड EV आर योर बेस्ट बेट फॉरवर्ड। एंड देन थर्कोल तो आपका अपना है। व्हाई वुड यू वांट टू इंपोर्ट कोल एंड यूज इट? ये चीज़ें जो है आपका एनर्जी ट्रांजिशन अब मांगती हैं। आई थिंक दैट्स द सीरियस एफर्ट जो हमें करना चाहिए। अब हाई इंटरेस्ट रेट्स और ये जो है ये सप्लाई साइड को तो नहीं ठीक कर सकते। तो अपना जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो लोअर होती है उसमें फिर आप किस तरह ये मैनेज करेंगे कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ना हर्ट हो? बिकॉज एक्सपोर्ट में एक और डेंट लगेगा। जो इस वक्त अमेरिका में है वो $3.25 अ गैलन की बजाय $4.25 अ गैलन की डलवा रहा है अपने फ्यूल। तो वो मेरी बेड लेने नहीं खरीदेगा। अगर वो मेरी बेड लेने नहीं खरीदेगा तो मेरी एक्सपोर्ट्स हर्ट होंगी। रेमिटेंस का चैनल, ये बड़ा ट्रिकी चैनल है इस वक्त यार। वो क्यों ट्रिकी है? देखिए, $22 अरब आउट ऑफ द 40 बिलियन दैट यू एक्सपेक्ट ना आने हैं गल्फ और मिडल ईस्ट से। पाकिस्तानी 5-6 मिलियन है वहाँ पे, टोटल 11 मिलियन है, 5-6 मिलियन वहाँ पे है, बड़ी लेबर फोर्स है। अगर उसमें 5% का कट लगता है तो $1 बिलियन है। अगर 2% सालाना का लगता है कट, 10% का लगता है कट,
तो वो $2 अरब है। सो यू हैव टू सी, मेरा ये ख्याल है साथी कि इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट इम्पैक्ट लॉन्गर टर्म आएगा। वाई इम्पैक्ट लॉन्गर टर्म इसलिए आएगा कि वहां पे जो लोग हैं ना वो 7-8 साल काम करते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं, फिर नए लोग जाते हैं, जो लोग वापस आएंगे शायद उनकी रिप्लेसमेंट नहीं मांगी जाएगी, बिकॉज इकोनॉमीज कुछ अरसे इन्वेस्टमेंट के फ्रेमवर्क में स्लो रहेंगी। ये एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी की हमने बात की, एनर्जी मिक्स के डिस्टॉर्शन की बात की, हमने इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस की बात की है, हमने फिजिकल फ्रेजिलिटी की बात की है, जो हमारे मैक्रो स्टेबिलिटी को भी डिस्टर्ब करेगा। अब मैक्रो स्टेबिलिटी को इन्फ्लेशन में डिस्टर्ब करेगा, बैरूनी खसारे में डिस्टर्ब करेगा, और हमारे फिजिकल को डिस्टर्ब करेगा, और फिर जो लोअर इनकम हाउस होल्ड्स हैं उस पर फिर बहुत ज्यादा पड़ेगा। सो यू हैव टू सी कि किस तरह आप उनको प्रोटेक्ट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वाकई इन्वेस्टमेंट कुछ कम होनी है इन एरियाज में, गल्फ में, तो आपने क्या करना है, कराची पोर्ट और आपने गल्फ से जो पोर्ट्स की डिस्टर्बेंस है, गवादर को कैसे बिल्डअप करना है, आपने वेयर हाउसिंग, टर्न अराउंड टाइम्स, पैसे, ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। मतलब इज दिस whole thing, there is a lot of pressure but there is opportunity also, right? फिर अगर इन्वेस्टमेंट वहां नहीं जानी तो जो पाकिस्तान का 13% का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है, इसको चेंज करने का आपके पास एक मौका है यार। ये एक ओवरऑल तनाजुल है जिसमें ये सारा कुछ हो रहा है। मैं अब भी देखता हूं कि जो डिमांड मैनेजमेंट है, अगर मैं इमीडिएट रिस्पॉन्स ही देख लूं तो उसको भी मैं समझता हूं कि वीकर रखा है हमने। मतलब मोबिलिटी मैनेजमेंट में हमने ये भी नहीं किया कि ये कहीं के प्राइस पास थ्रू तो एक चीज है, बट जो हमने करना था गाड़ियों को सैटरडे संडे को रोकना, लोग ये समझते हैं कि नॉर्मली कमर्शियल एरियाज, रेस्टोरेंट्स, इनको तो 6 बजे बंद कर दें। मतलब, और ये कहना कि यार ये बड़ा मुश्किल कदम है, यार इससे मैं एग्री नहीं करता। फिर हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों को, और आपके थ्रू कर रहे हैं। 1973 के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी शॉक है जो इकोनॉमीज ने लिया है। ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ शेव ऑफ होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डिमांड टूटेगी हमारे प्रोडक्ट्स की। इसको इस तरह समझिए, और ये करना कि हम अपना बिहेवियर नहीं चेंज करेंगे, ये कैसे हो सकता है? दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। सो पब्लिक बिहेवियर को चेंज करना और आखिर में मार्केट डिसिप्लिन रखना। हम शायद बार बार ये कहते जा रहे हैं हमने सप्लाई ले लिया है, सप्लाई कम्स एट $125 ब्रेंट है, जो दुबई प्लैट्स की प्राइस है। ये यार याद रखें, ये 65 थी जो आपने बताई थी जब हम शुरू हुए थे। ये एक ओवरऑल तनाजुल है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो खाकन साहब, ये जो प्राइस पास थ्रू करने की आप बात कर रहे हैं, ये जैसे ही ये सिचुएशन क्रिएट हुई और फॉरेन गवर्नमेंट ने फैसला लिया, 55 रुपीज़ पर लीटर उस वक्त पेट्रोल प्राइस बढ़ाई गई, और उसके एक महीने बाद अब हमने देखा कि LPG में भी 78 पर kg उस प्राइस को बढ़ाया गया। तो ये एक बड़ा नॉन पॉपुलर डिसीजन होता है, जो कि फौरी तौर पर जिसका पब्लिक रिएक्शन भी आता है। तो अब इस सिचुएशन में अपने पॉपुलर डिसीजंस को देखना है गवर्नमेंट ने, या फिर डिसीजंस ऐसे लेना है जो कि आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे सकें, और कितना प्राइस को पास थ्रू इस सिचुएशन में किया जा सकता है? सो अ बिट ऑफ बोथ। वी सी कि हम वल्नरेबल जो है उनको ना हिट लगने दें, बट अगर सुपर की वही प्राइस मतलब रखेंगे और एक छोटी गाड़ी वाला और बड़ी गाड़ी वाला, एक मतलब रिक्शा वाला और मतलब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो ये तो बात नहीं बनेगी। सो टारगेटेड सब्सिडी रिजीम में तो डे 2 पे चले जाना चाहिए था, तो कुछ प्राइस पास थ्रू करना चाहिए। और अब LPG की प्राइस में क्या मसला है? मतलब ये फिर थोड़े गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, लोअर इनकम वाले इस्तेमाल करते हैं। अब उसकी प्राइस पास थ्रू कर रहे हैं और हायर की नहीं कर रहे। इसी तरह डीजल भी जो है वो बिल्कुल यूज होता है ट्रैक्टर्स में भी, पर कुछ प्राइस पास थ्रू तो करना पड़ेगा, इसलिए कि लोग कंजर्वेशन पे नहीं आ रहे। मुझे प्रॉब्लम जो आए वो ये आ रही है कि कंजर्वेशन के, मसलन गवर्नमेंट ने अगर ऑप्टिक्स के लिए तो अच्छे मेजर्स दिए हैं कि गाड़ियां 60% कम करें, तनख्वाह के 2 दिन काट लें, कुछ गाड़ियां ग्राउंड करें, 50% बिल्स काट लें। यार इसका तो बड़ा सीधा तरीका है। 5 फाइनेंस डिवीजन था जो कि मैंने काम किया मिनिस्ट्री में, सो आई अंडरस्टैंड हाउ यू डू दिस। आपको मार्च में ये कह देना चाहिए था कि मार्च, अप्रैल, मई, जून आपका जो ERE, ये जो रनिंग का बजट है, इसको आप 20% कटौती जो है वो करते हुए देख रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ऑस्टेरिटी, सो दैट लोगों को एहसास हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि चलें, ये तो हम एज लोकल पीपल ये कह रहे हैं, आप जरा जाके देखें ना कि इंटरनेशनली क्या कहा जा रहा है। एक है इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, उसने बड़ी क्लियरली एक गाइडलाइन सेट कर दी है कि ये 10 चीज़ें हैं जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज ने करनी है।
इसमें कोई मतलब उन्होंने इसको मतलब जैसे कहते हैं ना मिन्स नहीं किया वर्ड्स, और वो इसलिए नहीं किया कि उनका ख्याल है कि आपके हाथ में और कुछ है नहीं है। अच्छा, उसका एक जो प्राइस पास थ्रू है, बट उसके और बहुत से जुज हैं जिसमें हाइब्रिड वर्क से लेके मोबिलिटी मैनेजमेंट और जिसे कहते हैं एलपीजी का यूज कहाँ करना है या कहाँ नहीं करना। फिर देखिए ना, अब लॉन्ग टर्म मेजर्स जो हैं वो भी कुछ लेने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म मेजर से क्या मतलब है, आपको मूव करना पड़ेगा अवे फ्रॉम गैस एट होम टू यूजिंग ऑल इलेक्ट्रिसिटी एट होम। नाउ दीज आर द सीरियस काइंड ऑफ मेजर्स दैट द कंट्री हैज टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट। मैं आज भी कहता हूं कि 390 अरब रुपया इमरजेंसी प्रोविजन में पड़ा हुआ है, ऑस्टेरिटी सेविंग्स हैं, 1468 पीडीएल है, रिप्रायोरिटाइजेशन है। अब आपने देखें एक और चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट, हमने 100 अरब रुपया काटा पीएसडीपी में, ठीक है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये काट दें। यार ये एक्चुअली मैं समझाऊं, ये हमने काटा नहीं है। मतलब ये यहाँ तो ये हो ना कि हमने कोई डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर है जिसको कम कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमने उसको डिफर कर दिया है कि जिस डैम पे आज 100 अरब रुपया लगना था, लेट्स से एक डैम है उसी पे लगना था, दासू बन रहा है दासू पे लगना था, हमने उसको डिफर कर दिया है कि ये पैसा आप अगले साल देंगे। तो वो 100 नहीं होगा, वो कितना होगा, 110 होगा। मैं 10% इन्फ्लेशन डाल देता हूँ बीच में ऑन दी एवरेज, या 107 अरब रुपया होगा। इसको भी समझें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब, साबिक मुशीर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम मौजूद पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए ही नहीं बोझ नहीं रही, बल्कि मईशत के लिए भी एक बड़ा स्ट्रक्चरल चैलेंज बन चुकी हैं। हालिया महीनों में पेट्रोल की कीमत बढ़ते हुए 300 रुपये को क्रॉस कर गई और डीजल की कीमत इससे भी ऊपर जा चुकी है। अब इस 22% के इजाफे ने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में नुमाया इजाफा किया है, जिसके नतीजे में महंगाई के साथ एग्रीकल्चरल कॉस्ट और रोजमर्रा अखराजात में भी बड़ा इजाफा हुआ है। अब इसी बैकग्राउंड में न्यू एनर्जी व्हीकल एक अहम ऑल्टरनेटिव के तौर पर सामने आ रही है। मार्केट के लीडिंग ऑटो ब्रांड समेत ऑटो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के मुताबिक महंगे फ्यूल ने कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ अब ज्यादा अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनकी फी किलोमीटर कॉस्ट नुमाया तौर पर कम नजर आ रही है। जहां रिवायती गाड़ियों की कॉस्ट 30 से 35 रुपए फी किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां इससे कहीं कम खर्च पर चल सकती हैं। हुकूमत की नेशनल एनर्जी व्हीकल पॉलिसी 2025 से 2030 इस तब्दीली को तेज करने के लिए मरकजी किरदार अदा कर सकती है। इस पॉलिसी के तहत तकरीबन 100 अरब रुपए की सब्सिडी के साथ टैक्स में छूट और कम इंटरेस्ट रेट पर फाइनेंसिंग फराहम की जा रही है। साथ ही 2030 तक 3000 चार्जिंग स्टेशंस लगाने का टारगेट रखा गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े गैप को काफी हद तक कम करेगा। इस पॉलिसी का एक अहम मकसद इंपोर्टेड ऑयल पर रिलाई कम करना है। पाकिस्तान हर साल तकरीबन 10 से 16 अरब डॉलर का तेल इंपोर्ट करता है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट और रुपए पर दबाव बढ़ाता है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हिस्सा 2030 तक 30% तक पहुंच जाता है तो यह इंपोर्ट बिल में एक बड़ी वाज़ेह कमी ला सकता है और मईशत को आलमी तेल की कीमतों के शॉक से बचा सकता है। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इब्तदाई कीमत अब फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले में अभी भी तकरीबन 20 से 25 या 30% तक भी ज़्यादा है, जबकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी का तसलसल भी बड़े मसाइल हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर पॉलिसी में तसलसल ना रहा तो इन्वेस्टमेंट्स मुतासर हो सकती हैं, खासतौर पर उस वक्त जब मकामी मैन्युफैक्चरिंग के मंसूबे 2026 से शुरू होने जा रहे हैं। ओवरऑल महंगा फ्यूल पाकिस्तान के लिए एक बहरान के साथ साथ एक मौका भी है, एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर दुरुस्त पॉलिसी के साथ इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की जारी रही तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स न सिर्फ कंज्यूमर्स के अखराजात को कम कर सकती हैं, बल्कि मुल्क की मईशत को भी ज़्यादा स्टेबल और इंडिपेंडेंट बना सकती हैं। लेकिन अब ये सब मुमकिन कैसे होगा? जो टारगेट्स 2030 तक के रखे गए हैं उस तक पहुँचना इन मौजूदा हालात में कितना आसान चैलेंजिंग होगा, इस पर हम बात करेंगे। सौलिया हसन साहिबा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सौलिया साहिबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब इस एक महीने में हमने देखा कि तेल की कीमतें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी, जो इशूज़ हैं वो अपनी जगह पर हैं। अगर ये सिलसिला प्रोलॉन्ग करता है तो लोगों के लिए गाड़ियों में फ्यूल डलवाना एक बड़ा मसला हो चुका है। इस सिचुएशन में क्या ईवीज़ अपनी जगह बहुत तेज़ी के साथ बना सकती हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली ईवीज अपनी जगह बहुत तेजी के साथ बना सकती नहीं, बनाना शुरू हो चुकी हैं। ईवी की डिमांड मार्केट में एकदम से आना शुरू हो गई है। देखें, जो आपने कहा ना कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इलेक्ट्रिक आप लग्जरी गाड़ी के ऊपर ना जाएं, आप इलेक्ट्रिक छोटी यूटिलिटी कार्स के ऊपर जाएं।
अब तो इतनी गाड़ियां आ गई, आज ही मैं ऐड देख रही थी, एक गाड़ी 5 लाख रुपए में इलेक्ट्रिक आपकी हो रही है, बुकिंग के साथ आ रही है। तो कहने का मकसद यह है कि इलेक्ट्रिक कंपनीज भी जो हैं अब इसके ऊपर उनको भी समझ आ गया है कि अगर ये एक जो इस वक्त हाई प्राइसेस मार्केट में चल रही हैं पेट्रोल की, इसको वो अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं और वो अपनी गाड़ियों को मजीद अच्छी प्राइसेस के अंदर यूजर्स के लिए दे रहे हैं। जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम इस वक्त हम देख रहे हैं, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें जो भी बंदा आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ऑलरेडी आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे हैं, लेकिन लाइसेंस लेना नीका से या कोई भी लाइसेंसिंग की जो भी चीजें शराइत हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एक तो वो बहुत टफ है। फिर फेडरल गवर्नमेंट ने एक दफा अनाउंसमेंट की थी कि जी यूनिट हम कॉस्ट जो 39.9 रुपीज की या 39.6 रुपीज की देंगे, आज तक उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो जो थोड़े बहुत भी चार्जिंग स्टेशन हैं उनकी वायबिलिटी बनना शुरू हो गई है। पहले भी एक पिछले प्रोग्राम में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन की थी कि किसी भी पेट्रोल पंप के बंदे के पास जिधर वो एक भी 160 किलोवाट का चार्जर आता है, तो महीने के अंदर अंदर अगर डेली की 10 गाड़ियां उसे चार्ज होती हैं तो महीने के अंदर अंदर उसका ROI कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट उसे एक मशीन के ऊपर लग रही है वो है। इसके अलावा जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उनके पास ऑलरेडी वो लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं। तो जिनके पास ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग भी मिलकर अपील करें गवर्नमेंट से कि जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए लाइसेंसिंग ईजी बनाएं, और जो आपने यूनिट की कॉस्ट बताई थी, पहले भी अनाउंसमेंट कर चुकी है फेडरल गवर्नमेंट, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो लोगों के लिए मेरे ख्याल में आज के टाइम पर भी अगर छोटी से छोटी पेट्रोल गाड़ी की भी आप नाम लें, छोटी से छोटी जिस वक्त मार्केट में चल रही है, रनिंग कॉस्ट जो है वो वाकई में आपने सही बताया, वो 28 से 34 रुपीज के बीच में चली गई है जो अभी करंट फ्यूल प्राइसेस हैं। और इलेक्ट्रिक जो है, जो यूनिट घर के ऊपर अगर आप चार्जिंग करेंगे तो 70 रुपए भी अगर लगा लें मैक्सिमम सारे टैक्सेस डालकर एक यूनिट की, तो पर रनिंग कॉस्ट उस गाड़ी की आपको हार्डली 5 से 6 रुपए पड़ेगी। तो इट इज टाइम के लोग इस बात को समझें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो एज एन एसेट तो नहीं यूज कर सकती, लेकिन उसका ROI इतनी जल्दी इतनी फास्ट बन जाता है विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 मैक्सिमम 4 years कि उसमें वो एक नई गाड़ी खरीद सकते हैं। तो इसको एज ए यूटिलिटी व्हीकल लें, अपनी जरा सोच में तब्दीली लाएं ताकि आपकी जिंदगी में आसानियां आए। तो ये जो एक्सपेंस का फ़र्क है 300 से 400% का है, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है सोलह साहिबा। अगर हम पिछले 1 से 1.5 साल में का जायज़ा लें तो हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या इनिशिएटिव्स लिए, वो कितने हेल्पफुल रहे, कितनी डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री में हुई है, और अब आगे इसको ग्रोथ के लिए भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जिस तेज़ी के साथ इस इंडस्ट्री को फैलना चाहिए वो शायद वो तेज़ी अभी भी नज़र नहीं आ रही है। देखिए तेजी तो आ रही है नजर, अभी मशरूम ग्रोथ हो गई है कंपनीज की, लेकिन बात यही है कि बहुत कम स्ट्रॉन्ग बड़ी कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं। दूसरी गवर्नमेंट की सपोर्ट रह गई। देखें गवर्नमेंट की सबसे बड़ी सपोर्ट यह है कि पर यूनिट कॉस्ट को 39.6 या 9 रुपीज जो भी उन लोगों ने अनाउंस किया था, एक तो उसको इम्प्लीमेंट करें, नंबर 1। नंबर 2, नीका से लाइसेंसिंग की शराइत को कुछ हल्का करें, आसान करें, ईजी करें। नंबर 3, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो 3 मिलियन का कैप है वो उसको हटा दिया जाए। तो ये वो चीजें जो कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर सकती है, तो क्यों नहीं होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी दुनिया में जहां भी जिस भी मुल्क में उन्होंने परवान चढ़ी हैं वो इसी तरह चढ़ी हैं कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है। जो बंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता था, गवर्नमेंट या तो उसको कैशबैक दे रही है, या उसको यूनिट कॉस्ट में आसानी दे रही है, या उसको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रही है। सो आई वुड सजेस्ट कि देखिए कंपनीज, मैं आपको फिर से वही करूंगी कि कंपनीज ऐसी आ गई हैं कि इतनी अच्छी एक साथ के ऊपर अपनी तरफ से वो किस्तें दे रही हैं लोगों को। सो मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि काइंडली ये एक सोल्यूशन है जो कि आप लोगों के पास है, जहां आप महीने का 60 से 1 लाख रुपए पेट्रोल के ऊपर खर्चा करते हैं, बिकॉज आपकी मूवमेंट तो है ही है। आपने दफ्तर भी जाना है, गवर्नमेंट जितना कहे कि जी फ्राइडे को हमने ऑफ कर दिया, जितना भी काम तो करना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, सब लोगों ने अपनी अपनी वर्क प्लेस तक पहुंचना है, जाना है, आना है, वो बाइक्स हो, वो गाड़ियां हो, वो कोई भी हो, वो रिक्शा हो, वो कोई सी भी ट्रांसपोर्ट हो, दैट हैज टू बी यूज। बसेज हैं, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट अपनी जितनी भी इनके अपनी गाड़ियां हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करें। ये अपनी गाड़ियां इलेक्ट्रीफाई करके तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर पड़ेगा और ये लोग शायद जल्दी जल्दी इन चीजों को लगाएं, यूनिट कॉस्ट नीचे करें, कोई आसानी पैदा करें, और सब जितने भी एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप्स हैं उनको डायरेक्शंस दे गवर्नमेंट कि हर कोई 120, 180, 160 किलोवाट का चार्जर लगाए, मैंडेटरी कर दें, और नीका उनको लाइसेंसिंग दे, तो ऑटोमेटिकली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा। और सोले साहब बहुत बड़ी तादाद हमारे मुल्क में वो भी है जो कि सेकंड हैंड गाड़ियों की तरफ लोग जाते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जो 10, 12 या 15 लाख रुपए की गाड़ी परचेज करना
करना चाहते हैं और विदाउट इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए शायद अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं पैदा हो सके, चूँकि इसकी कॉस्ट अभी भी उनकी रेंज से डबल से भी ज़्यादा है। तो ये इस वाली कैटेगरी को कैटर कर रही हैं अभी ये कंपनीज़ के, थोड़ी सी कम कॉस्ट वाली गाड़ियाँ भी मार्केट में लाई जाएँ? अच्छा, इस तरह से है कि देखें 15 लाख तक में तो अब गाड़ी है ही नहीं। अगर कोई इकोनॉमी है तो किट्स जो इम्पोर्ट होंगी, गाड़ियां जो इम्पोर्ट होंगी, उनकी कॉस्ट हमें हिट करती है। कस्टम्स है, क्लियरेंस है, काफी सारी एफओबी हाई हो जाती है गाड़ी की बाय द टाइम वो पाकिस्तान में लैंड करती है। तो या तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी कोई रिलैक्सेशन दे, और जो लोग हैं इनके लिए तो बेस्ट ये है कि गवर्नमेंट स्टेट बैंक को कोई डायरेक्टिव दे और स्टेट बैंक कैप हटाए और लोगों के लिए एक अच्छी सहूलतमंद कोई ऐसा पैकेज बनाए बैंकिंग प्रोडक्ट्स का कि जहां पर लोग आराम से गाड़ी को खरीद सकें और अफोर्ड कर सकें। ये तो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, बैंक्स के थ्रू भी ये लोग कर सकते हैं, या कंपनीज को इतना छूट दें, उनको इतनी रिलैक्सेशन दें कि वो फिर, और उनको डायरेक्टिव दें कि आप EMI के ऊपर दें लोगों को गाड़ियां। सही। और एक आखिरी सवाल कि जो इस वक्त मौजूदा हालात पैदा हुए हैं, तो इसको देखकर कहा जा सकता है कि 2030 तक जो पाकिस्तान का टारगेट है 30% ट्रांसपोर्ट को EVs पर शिफ्ट करना, तो वो शायद इन मौजूदा हालात में फ्यूल प्राइसेस महंगी होने की सूरत में आसानी के साथ उस तक हम पहुंच सकते हैं। हम आई बिलीव उससे पहले पहुंच जाएंगे, हम इससे पहले कन्वर्ट कर जाएंगे। मैं खुद एक बड़ी वो हूँ, आर्डेंट बिलीवर हूँ इस चीज़ में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आप एक दफ़ा यूज़ करना शुरू हो जाएं तो पेट्रोल व्हीकल यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। वो इतनी कन्वीनियंस है, ये बस एक पहला कदम है उसकी आसानी की तरफ। अदरवाइज कन्वीनियंस है, इलेक्ट्रिक बहुत कन्वीनियंट गाड़ियाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सालिया हसन साहिबा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपर्ट। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में कपास की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जहां फी मन रेट इस वक्त 19,500 रुपये तक पहुंचे हैं। अब सिर्फ एक हफ्ते में 1500 रुपये, फिर 2 हफ्तों में ओवरऑल 3,000 रुपये का इजाफा अब तक हो चुका है। तो इस तरह अभी भुट्टी की कीमत भी बढ़कर 9,300 रुपये फी मन हो गई है, जो आइंदा फसलों की महंगाई का सबब भी बन सकती है। अब कपास की कीमत में तेज़ी के पीछे कई फैक्टर्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा असर ज़ाहिर खलीजी बहरान का है, जिसने शिपिंग रूट्स को मुतासर किया है। फिर पाकिस्तान की इंपोर्टेड कपास की सप्लाई लाइन भी इसी वजह से मुतासर हुई है। आलमी मार्केट में कीमतें 69 से 74 सेंट फी पाउंड तक पहुंच गई हैं और इससे इंपोर्ट कॉस्ट में नुमाया इजाफा हो रहा है। इसी के साथ लोकल प्रोडक्शन भी इस वक्त खासी दबाव में। सैलाब से पंजाब में 35 से 40% फसल मुतासर हुई, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन 10.2 मिलियन बेल्स के टारगेट के मुकाबले में कम होकर 5 से 7 मिलियन बेल्स तक रहने का खदशा है। अब इस कमी के बाइस 2025-26 में पाकिस्तान को 5.6 मिलियन बेल्स कपास इंपोर्ट करना पड़ सकती हैं, और कपास की बेल्स की इंपोर्ट से जो इंपोर्ट बिल है उसमें भी 3 से 6 अरब डॉलर का इजाफा मुमकिन है, जो फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर ज़ाहिर है मजीद दबाव डालेगा। और इससे फिर टेक्सटाइल सेक्टर जो 60% रॉ मटेरियल पर रिलाय करता है वो शदीद मुतासर होगा। अब इस सूरत हाल कितनी मुश्किल होने जा रही है, इस पर हम गुफ्तलाल मंगलानी साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान कॉटन जिनर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। शाम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। आप ये बताइएगा, रेट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, दुनिया के हालात हैं, वो भी हमारे सामने हैं। लोकल प्रोडक्शन हमारी क्यों इतनी ज़्यादा मुतासर हो रही है, और अब ये हालात को कैसे मैनेज करना है? जी थैंक यू। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप अपने इंट्रो में कवर कर बैठे हैं। बाकी एक तो हमारे यहाँ जो इंपोर्ट ये वॉर की वजह से सारी जो ट्रांजिट रूट डिस्टर्ब हुए हैं, इसी वजह से हमारे कॉटन भी रॉ मटेरियल जो हमारा है वो भी डिस्टर्ब हुआ है। यहाँ लोकल इतनी अवेलेबिलिटी है नहीं, लोकल क्रॉप हमारी शॉर्ट है। शॉर्ट के पीछे मैं ज़रूर एक चीज़ बताऊँगा आप लोगों को कि ये सुन के बड़ी हैरानगी आपकी होगी कि पाकिस्तान में जो 60% जो एक्सपोर्ट है हमारी टेक्सटाइल सेक्टर की है। उसका रॉ मटेरियल हम आज भी इंपोर्ट करते हैं। जबकि कहने को तो हम ये हमारा मुल्क जो है एग्रीकल्चर बेस है। 14.8 मिलियन कॉटन हमने टच किया था, रॉ कॉटन की मैं बात करूं। उसके बाद ये क्रॉप श्रिंक होते होते कि 5-5.5 मिलियन पे आ गई है हमारी क्रॉप। उसका मेजर फैक्टर जो है ना मुझे लगता है हमारी इंटेंशन ही ठीक नहीं है। तो हमारा ही तो ये हम लोग इस तरह की सीरियसनेस है कि पाकिस्तान के साथ हम क्या करने जा रहे हैं। एक कमोडिटी, एक कॉटन जो आपकी पूरे पाकिस्तान में जो आपके टेक्सटाइल का 60% से ज़्यादा उसका शेयर है, बजाय उसको हम फैसिलिटेट करने के, बजाय उस चीज़ों को हम प्रोमोट करने के, हम वहाँ पे जो ऑलरेडी जो अच्छे एरियाज जो पाकिस्तान में किसी टाइम में रैंजर खान, बावलपुर, बावल नगर, गोटकी डिस्ट्रिक्ट, ये प्राइम एरियाज होते थे कॉटन के, हमने वहाँ बजाय चीज़ों को और बेहतर करने के हमने उन चीज़ों को डिक्लाइन की तरफ लेके गए। उसका मेन रीज़न ये है कि हमने वहाँ पे शुगर मिलें लगाई है, हमने शुगर केन को प्रोमोट किया है। तो बाकी आपने प्राइस की बात की है,
एक वही आप जो बात कर बैठे कि एक तो इंटरनेशनल प्राइस, बिल्कुल इंटरनेशनल प्राइस भी बढ़ी है, लोकल डिमांड और सप्लाई कर रही थी, क्योंकि हमारे पास कॉटन इतनी अवेलेबल है नहीं। जो न्यू क्रॉप आनी है उसमें भी अभी 3 से 4 महीने फर्दर लगेंगे। हमारे पास मुल्क में पूरे 1 से 1.25 लाख बेल की टोटल हमारे पास मुल्क में इस वक्त जो है ना कॉटन है, तो वो डिमांड और सप्लाई है जिसकी वजह से रेट बढ़ रहा है। और शाम साहब, ये जो इंडस्ट्री का इस वक्त इन्हिसार है वो इम्पोर्टेड कॉटन पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसकी वजह क्या जो हमारी लोकल कॉटन की क्वालिटी है वो भी है, किसी हद तक वो भी मुतासिर हुई है, या और ये ज़्यादा इम्पोर्टेड कॉटन चूँकि प्रोडक्शन कम हो रही है, सिर्फ यही वजह इम्पोर्टेड कॉटन के इस्तेमाल की? तो हमारे पास पाकिस्तान में 16 से 17 मिलियन की कंजप्शन है। इन हालात में जहाँ हम बोलते हैं कि स्पिनिंग का हाल बुरा है, इन हालात में जहाँ बोलते हैं कि इंडस्ट्री कॉम्पीट नहीं कर सकती, मैं सेफ साइड वर्क के बात कर टाइम पे भी 12 से 13 मिलियन की हमारी आज की कंजप्शन है लेकिन क्योंकि लोकल क्वालिटी कॉटन हमारे पास है ही 5.5-6 मिलियन बेल की, तो क्या करेंगे हम? मिले अगर स्पिनिंग चलानी है तो फिर कॉटन ऑब्वियसली हमें इंपोर्ट करने पे। ये आप ये बताएं कि इसकी जो ये हम मुस्तकिल श्रिंक होती जा रही है हमारी ये फसल, और इससे इंडस्ट्री पर भी फ़र्क पड़ रहा है, तो अब इसको दोबारा कैसे रिकवर करना है? वो इक़दामात क्या हो सकते हैं? अभी तो ज़ाहिर है बड़े हंगामी हालात हैं, अभी तो दुनिया के हालात का असर हर मुल्क पर हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, तो 1, 2, 3 कौन से ऐसे स्टेप हो सकते हैं जो फौरी तौर पर उठाए जाने चाहिए? यार इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। इसमें अगर हमारी विल है ना, अगर हमारी इंटेंशन ठीक है कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं, करना चाहें, तो पॉसिबल है। आज भी हमने कुछ नहीं करना, हमने जो कॉटन ग्रोइंग एरिया है वहाँ पे कॉटन उगानी है, ठीक है। कॉटन में भी ये मैं आपको बात ये भी बताना चलूँ कि 1976 से पाकिस्तान में कॉटन का इम्पोर्टेड सीड है उस पर बैन किया हुआ था। उसके क्या रीज़न है? कोई वैलिड रीज़न नहीं है। हम तो पैदा भी नहीं होते, 50 साल से पाकिस्तान में कॉटन का सीड उस पर बैन किया हुआ था जो अल्लाह का करम है, इस साल हमने फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे SIFC को एंगेज किया है, जो जाके हमने भी 50 साल के बाद उसका बैन ख़त्म करवाया है कि पाकिस्तान में कोई अच्छा सीड आए, जिससे ये कि ग्रोअर्स को अगर उसकी यील्ड बेहतर हो जाती है। आज पाकिस्तान में ऑन एवरेज 19.8 मन, 20 मन से भी कम एवरेज आ रही है ग्रोअर को। 40 के मन की बात करूँ कपास की, अगर यही हमारा कोई अच्छा सीड हो, उसी एरिया में रहते हुए अगर इसकी यील्ड को डबल लेके जाते हैं, तो हमारे पास मैं नहीं समझता किसी IMF या कहीं जाने की ज़रूरत भी है। हमारी अपनी जो है ना पैदावार इतनी बढ़ जानी है जिससे इंशाल्लाह और आने वाले वक्तों में जिस तरह सारी गवर्नमेंट की भी SIFC की भी हमारे साथ जिस तरह की है अपना कोऑर्डिनेशन, इंशाल्लाह होपफुल है कि चीज़ें बेहतर होंगी। तो शाम साहब, ये सीड पर काम क्यों नहीं हो सका? ये क्या हमारे जो रिसर्च के इदारे हैं उन्होंने काम करना है, या हमें इसमें भी किसी दूसरे मुल्क की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं से हमें इंपोर्ट करनी है टेक्नोलॉजी? इसमें क्यों कई सालों बल्कि दिहाइयाँ गुजर गई लेकिन हम आगे नहीं बढ़ सके? यार उस पर यह कि एक तो सीड बिल्कुल बैन किया हुआ था, तो कॉटन की तरफ लोगों का रुझान कम गया है। बाकी अगर मैं कमोडिटीज़ की बात करूँ, जहाँ हाइब्रिड सीड आया है इम्पोर्टेड सीड हो गए, तो वो 20 से 25 मन की यील्ड आती थी राइस में, जो अब बढ़ के 80 से 100 मन की एवरेज हो गई है। तो ग्रोअर को जहाँ फ़ायदा होना है उन्होंने वहीं डाइवर्ट होना है। ये नहीं कि उनको एक कॉटन ही लगानी है, उनको जहाँ 2 पैसे बचेंगे। तो कॉटन क्योंकि बैन हुआ था पाकिस्तान में, तो कोई कंपनी, कोई प्राइवेट सेक्टर या रिसर्च इदारे उस तरफ जा ही नहीं रहे थे कि कोई अच्छा कोई सीड भी दें इनको। तो इंशाल्लाह अब हम होपफुल हैं कि जो गवर्नमेंट ने ये 13 मई 2025 को PM साहब ने जो इस चीज़ को अलाउ किया है, तो इंशाल्लाह ये सीड आते आते, क्योंकि हमारे यहाँ कोई क्लाइमेट का और फिर हमारी जो क्रॉप आती है वो भी जून जुलाई के टाइम पे आती है, जहाँ पेस्ट का अटैक ज़्यादा होता जाता है, यहाँ पे जहाँ फ्लड आ जाता है, बारिशें हो जाती है। तो इंशाल्लाह होपफुल है कि 1-1.5 साल 2 साल ये टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले वक्तों में हमें होपफुल है कि अगर चीज़ें बेहतर हुई। और एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस है हमारे पास, इस वक्त हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं रीजन में, जिस तरह के हमारे यहाँ रेट्स भी हैं। नो डाउट कुछ कम हुए हैं, लेकिन आज भी हम अपने रीजन में बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो इस पर थोड़ी हमें नज़रसानी करनी पड़ेगी। काफ़ी हमने सिफारिशात की हैं, काफ़ी हमने बजट में इस साल गवर्नमेंट ने भी हमें अश्योरेंस दी है काफ़ी चीज़ों पे, तो अल्लाह करे वो चीज़ें अगर हो जाती है इम्प्लीमेंट, होपफुली तो चीज़ें आगे जाके बेहतर हो। क्योंकि पाकिस्तान को ये कॉटन ऐसी क्रॉप है जो इन मुश्किल हालात में विद इन टाइम निकाल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। श्यामलाल मंगलानी साहब, कॉटन इंजीनियर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।